नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। हम आजकल इसके अंदर लीगल हिस्ट्री के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इंडियन लीगल हिस्ट्री। इसके अंदर आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है फेमस केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिसमें डिसीजन दिया था, डेथ सेंटेंस, वह है राजा नंद कुमार का केस। तो आइए शुरू करते हैं इसको। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे भी आपको इस तरह से लीगल हिस्ट्री के इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल लेक्चर पहुंचाते रहेंगे। तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो जब आप कमेंट करते हैं तो हमको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और इसी वजह से हमें मोटिवेट होते हैं नए वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो केस है वो है ट्रायल है, राजा नंद कुमार का ट्रायल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला था। ये चला था 1775 में और इसका डिसीजन आया था 7 जून को। 7 जून को इसका डिसीजन आया कि नंद कुमार को फांसी की सज़ा हुई, जिसको एक पॉलिटिकल मर्डर के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले केस का। एक महाराजा थे नंद कुमार, जो बंगाल के बहुत बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे। और दूसरे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, उनके पास 4 काउंसिल मेंबर थे और एक ये थे, इनकी गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट थी। प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो 4 काउंसिल थे उसमें से 3 काउंसिल की इनसे कभी नहीं बनती थी। वो हमेशा इनके अपोज में ही रहते थे, इनको अपोज करते थे। कोई भी डिसीजन हो, कुछ भी हो, वो वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट ही वोटिंग करते थे। और चौथा जो काउंसिल था वो वॉरेन हेस्टिंग को पसंद करता था, उससे इनकी बनती थी। तो हमेशा तीनों कोशिश करते थे कि वॉरेन हेस्टिंग को फंसाया जाए। तो तीनों ने मिलकर राजा नंद कुमार के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट ब्राइबरी के इल्ज़ाम लगा दिए, घूस खाने के इल्ज़ाम लगा दिए कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो है भ्रष्टाचार की है, ब्राइब ली है, रिश्वत ली है। और इसकी एक कंप्लेंट राजा नंद कुमार से बनवाकर इन्होंने कोर्ट के सामने दे दी। जब वॉरेन हेस्टिंग के सामने ये कंप्लेंट आई तो उसने उसके इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग को पता था कि जो 3 काउंसिल हैं वो राजा नंद कुमार को उसके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो फिर भी तीनों काउंसिल ने मेजॉरिटी ऑफ वोट के थ्रू एक कोर्ट बनाई और कोर्ट में बुलाया गया राजा नंद कुमार को। और राजा नंद कुमार को बुला के जब सुना गया तो ये साबित हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो रिश्वत ली है 1 लाख रुपीज़ की। और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ एक करप्शन का चार्ज साबित हो गया और उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा फ़ाइन उनके ऊपर लगा दिया, जो उनको ब्रिटिश के ख़जाने में जमा करना था। अब दोनों के बीच जो थी वो राइवलरी शुरू हो गई। वॉरेन हेस्टिंग ऐसा मौका ढूंढने लगे कि कभी मुझे मौका मिले और मैं राजा नंद कुमार से अपना बदला लूँ। और राजा नंद कुमार को तीनों काउंसिल ने बोला कि आप वॉरेन हेस्टिंग से हमेशा बच के रहना और कोई भी गलत काम मत करना, वरना वॉरेन हेस्टिंग आपको फंसा देंगे। बहुत समय बाद एक ऐसा मौका आया जब वॉरेन हेस्टिंग ने एक लोकल इंडियन था जो कुछ मर्चेंट था जो सामान बेचता था। उसने राजा नंद कुमार को बहुत सारा सामान दिया था, लेकिन उसकी पेमेंट जो थी वो राजा नंद कुमार ने देने से मना कर दिया था। तो वो बहुत बार राजा नंद कुमार से अपनी पेमेंट मांग चुका था, लेकिन राजा नंद कुमार जो था वो पेमेंट देने से मना कर रहा था। उस मर्चेंट का नाम था मोहन प्रसाद। तो मोहन प्रसाद ने क्या किया कि कंप्लेंट की वॉरेन हेस्टिंग के पास। तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसको यूज़ करने की कोशिश की और सोचा कि यही मौका है राजा नंद कुमार से बदला लेने का। मोहन प्रसाद ने जब गवर्नर काउंसिल कोर्ट में अपीयर होकर नंद कुमार के खिलाफ कंप्लेंट की तो वॉरेन हेस्टिंग ने उसकी कंप्लेंट को सुना नहीं और सीधा उससे षड्यंत्र की साजिश कर ली और साजिश करके उसको सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगवा दी। उस पिटीशन में उसने ये लिखवाया कि राजा नंद कुमार जो है वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है और राजा नंद कुमार ने मुझसे मेरे जो बॉन्ड है, डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ फ्रॉजरी की है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रखवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो जज थे वो थे सर एलिजा एम्फाई ने, जो वॉरेन हेस्टिंग के स्कूल फ्रेंड थे, दोनों स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। तो उनसे मिलकर उन्होंने राजा नंद कुमार को फंसाने का पूरा षड्यंत्र कर लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया और केसेस जब अपीयर हुए
तो दोनों तरफ से गवाहियाँ हुई। तो गवाही जब होती थी तो जो ज्यूरी थी, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरी थी, वो सारी जो थी वो चीफ जस्टिस जो था सुप्रीम कोर्ट का सर एलिजा एम फ्राई उसके साथ थी। तो ज्यूरी ने क्या किया, राजा नंद कुमार के जो भी विटनेसेस आते थे उनको इतने सारे क्वेश्चन पूछते थे कि वो सारे विटनेसेस जो थे वो गवाही देने में घबरा जाते थे और घबराने की वजह से उनकी गवाही को रिजेक्ट कर देते थे। और लास्ट में जाके उन्होंने ब्राइबरी का आरोप राजा नंद कुमार के ऊपर साबित कर दिया और साबित करके उन्होंने अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ, उस समय का जो इंग्लिश लॉ था उसके अंदर ब्राइबरी की जगह, ब्राइबरी की सज़ा, कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई ब्राइबरी करता है, ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट कोई ब्राइबरी करता है, कोई रिश्वत का चार्ज, भ्रष्टाचार का, करप्शन का कोई चार्ज लगता है तो उसको फांसी की सज़ा थी। तो इंडिया में सुनवाई हो रही थी और इंडियंस की सुनवाई हो रही थी, लेकिन फिर भी उसको ब्रिटिश कानून के हिसाब से यानी कि इंग्लैंड के लॉ के अनुसार ब्राइबरी के केस में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और फांसी पर जब उसको चढ़ाया तो वो डेट थी 7 जून 1975। तो इसीलिए इसको एक पॉलिटिकल मर्डर के नाम से भी जाना जाता है, पॉलिटिकल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार। इसके नाम से भी इस केस को पहचान मिली क्योंकि यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना बदला लेने के लिए, राजा नंद कुमार ने पहले उसके खिलाफ ब्राइबरी का केस साबित किया था और उसको फाइन करवा दिया था। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स को जब मौका मिला तो उसने उसको यूज़ किया, तो उसने ये भी कबूल करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राजा नंद कुमार ने पहले उसको झूठे केस में फंसाया है और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कभी किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं ली। और ये बोलकर उसने राजा नंद कुमार को सज़ा भी दिलवा दी, अपना बदला भी ले लिया और राजा नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। और इस तरह से राजा नंद कुमार, जिसकी ब्रिटिश कंपनी में इतनी इमेज बन गई थी कि वो रेवेन्यू कलेक्शन में नंबर 1 हो गया था बंगाल के अंदर, और इवन कंपनी ने पहली बार किसी इंडियन को रेवेन्यू का टैक्स कलेक्टर कमिश्नर बनाया। पहला इंडियन कमिश्नर राजा नंद कुमार जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था बंगाल में, उसको एक षड्यंत्र के थ्रू फांसी पर लटकवा दिया गया, जिसे एक पॉलिटिकल मर्डर का नाम दिया गया। अब ये तो इस केस के हो गए फैक्ट। अब इस केस की ज़रा लीगलिटी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि केस के पक्ष में और विपक्ष में आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, अगेंस्ट द केस और फेवर द केस क्या कहते हैं। तो पहला जो है हमारा वो पढ़ लेते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द लीगलिटी ऑफ द ट्रायल। ट्रायल की लीगलिटी क्या है। अब पहली बात तो लीगलिटी में सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आता है कि ये जो ट्रायल था वो इंडिया में चल रहा था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कलकत्ता में होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस एक्ट के अंदर बना था उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सीधा क्लियर कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी नेटिव के संदर्भ में यानी कि इंडियंस के संदर्भ में कोई डिसीजन नहीं देगा और किसी तरह का कोई केस की सुनवाई नहीं करेगा। पर फिर भी राजा नंद कुमार के केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहकर सुना कि राजा नंद कुमार जो हैं वो ब्रिटिश टेरिटरी में रह रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड की टेरिटरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के ऊपर उसकी जो प्रेसिडेंसी है उस प्रेसिडेंसी के टेरिटरी में रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। इवन कंपनी के अंदर एक ऑफिशियल पोस्ट पर भी हैं, तो उनको नेटिव नहीं माना जा सकता, उनको सिटीजन ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। और सिटीजन ऑफ इंग्लैंड मानने की वजह से उनके ऊपर इंग्लिश लॉ लगा गया, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। जबकि सच्चाई ये थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के जज सर एलिजा एम फ्राई ने मिलकर एक पॉलिटिकल षड्यंत्र किया था, राजनीतिक षड्यंत्र करके उनको फांसी पर चढ़वाया था। तो पहली बात तो ये हो गई, इसमें साबित हुई, जो हमने पॉइंट रखा वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को क्लियर डायरेक्शन थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर कि किसी भी नेटिव की सज़ा या सुनवाई वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने वो सुनवाई की अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। Nand Kumar was convicted could not be held to be in force in the Indian unless until it specially extracted to the India, which was never expressly done. The act was not promulgated in Calcutta, but Supreme Court was in opinion that act was forced in Calcutta. ये कानून उस समय कलकत्ता में नहीं चल रहा था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये कानून कलकत्ता में चलेगा। The offence for which the Nand Kumar was hanged was not a crime according to the Hindu and the Mohammedan law, not native law provided the capital sentence for forgery. उस समय क्लियर डायरेक्शन थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि नेटिव का कोई भी केस होगा तो वहीं के नेटिव लॉ जो होगा उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देनी चाहिए। तो उस समय हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि फ्रॉजरी के, भ्रष्टाचार के केस में फांसी पर चढ़ाया जाए। फिर भी उनके ऊपर इंग्लिश लॉ लगाया गया, जबकि वो इंग्लैंड का केस नहीं था, वो इंडिया का केस था।
फिर भी उनके ऊपर इंग्लिश लॉ लगा के उनको ब्राइबरी के केस में फांसी की सज़ा दी गई। द ऑफेंस फॉर विच द नंद कुमार वॉज कन्विक्टेड वॉज कमिटेड लॉन्ग बिफोर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द स्टेचर अंडर द नंद कुमार वॉज पनिश्ड was passed in the particular circumstances which did not exist in India। नंद कुमार ने जब ये क्राइम किया, वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट गलत आरोप जो लगाए 3 काउंसिल मेंबर के साथ मिलकर, उस समय इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उसमें क्लियर मेंशन था कि सुप्रीम कोर्ट बनने की डेट से आगे आने वाले केसेस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और पीछे के ऊपर डिसीजन नहीं देगा। फिर भी उन्होंने अपनी लिमिट से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना जो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर था। द होल लॉ which is enforced in the England was not extended to India. Further, no English state include any colony or conquered territory unless it is specially stated in the state। क्लियर बोला गया था कि इंग्लिश लॉ जो है वो इंग्लैंड में ही फोर्स होगा, इंडिया में या टेरिटरी में नहीं होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाइड कर रखी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश लॉ को इंडिया में लगाया गया। द वे द ट्रायल वॉज कंडक्टेड ऑल्सो रेज डाउट टू अटेंड द इम्पार्शलिटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने जिस तरह का व्यवहार किया इस केस के अंदर वो भी इम्पार्शल बिहेवियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिफेंस विटनेस वॉज सेवरली क्रॉस एग्जामिन बाय द जजेस देमसेल्फ विच रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द डिफेंस। जो भी डिफेंस के विटनेसेस थे उनको हर जज ने क्रॉस एग्जामिन किया, एवरी जजेस ने उनको क्रॉस एग्जामिन किया और जो डिफेंस के जो विटनेसेस थे वो सारे टूट गए इतने सारे क्वेश्चंस के आगे। कोर्ट रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ नंद कुमार फॉर ग्रांटिंग लीव टू अपील इन प्रीवी काउंसिल। जब नंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के अगेंस्ट प्रीवी काउंसिल में अपील करने के लिए एप्लीकेशन दी तो वो भी रिजेक्ट कर दी, यानी कि उसको मारने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो वॉरेन हेस्टिंग और सर एलिजा एम्पायर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने मिलकर रचा था। अंडर द चार्टर ऑफ द कोर्ट इट हैड प्रूव to reprieve and suspended to the execution of a capital sentence and recommended the case of mercy to his majesty, but the court did not exercise his power in favor of the Nand Kumar। दया याचिका या दया भावना भी सुप्रीम कोर्ट का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में दया याचिका या दया भावना सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं दिखाई और उसको भी हटा के नंद कुमार को सीधा फांसी पर लटका दिया। इन सब ग्राउंड के बेस पर यह माना जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग और सर एलिजा इम्फेड सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक षड्यंत्र रखा, कॉन्स्पिरेंसी रची राजा नंद कुमार के अगेंस्ट और पॉलिटिकल पर्पस को सॉल्व करने के लिए उनको फांसी पे चढ़ा दिए। ये तो हो गया आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में। अब जरा आर्गूमेंट इनके फेवर में एक बार पढ़ लेते हैं। आर्गूमेंट फॉर द लीगलिटी ऑफ द ट्रायल। Sir Elijah Empire speaking in the bar of the House of the Commons explained the native inhabitant of the province are not subject to jurisdiction of the English court. Not the English law is applicable to them, but a native inhabitant to the English town of Calcutta, which was an English property and territory was for a long period governed by the Englishman and English law, was subject to English tribunal and justify he made his voluntary choice to live under this production and then it was the capacity that Nand Kumar suffered the penalties of the law। सर एलिजा एम्पेट ने इस बात की सफाई देते हुए ये कहा कि कलकत्ता जो है वो इंग्लिश टेरिटरी नहीं है, बट फिर भी वो इंग्लिश ऑक्यूपाइड प्लेस है जो इंग्लिश प्रेसिडेंसी के अंदर आता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश प्रेसिडेंसी के अंदर राजा नंद कुमार अपनी मर्जी से रह रहे हैं और बहुत टाइम से रह रहे हैं। उन्होंने हर तरह का अपना बिजनेस और हर तरह की अपनी सर्वाइवल इनकम इसी टेरिटरी से अर्न की है और वो अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मर्जी से नॉट फोर्सफुली वो यहाँ रह रहे हैं, तो वो इंग्लिश लॉ और इंग्लिश प्रेसिडेंसी के अंदर अप्लाई हो सकता है और वो इसको मानने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वो अपनी खुद की इच्छा से इस ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। इट वॉज ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर द कन्वेंशन दैट द चार्टर ऑफ 1753 डिड नॉट एक्सप्रेसली मैंशन दैट नेटिव वर नॉट टू बी ट्राइड अंडर इंग्लिश लॉ। सीधा उन्होंने कहा कि चार्टर 1753 जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उसमें क्लियर बोला हुआ है कि नेटिव के अगेंस्ट केस नहीं चलाया जाए। क्लियर नहीं बोला गया है कि नेटिव के अगेंस्ट केस नहीं चलाया जाएगा इंग्लिश लॉ के अंदर। द कोर्ट अगेन इम्पायर आई हैड डिग्निटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द कोर्ट टू मेंटेन दिस शो द एटीट्यूड ऑफ द जज टू प्रूव दैट दे कुड नॉट बी इन्फ्लुएंस और
डिक्टेटेड बाय द हॉस्टाइल एग्जीक्यूटिव। उन्होंने साफ कहा, उनके स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि जजेस ने क्लियर किया कि उनके ऊपर किस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई ब्राइबरी या किसी और तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है। वो इन सेक ऑफ लॉ यानी कि न्याय देने के लिए वो इस डिसीजन को दे रहे हैं। इस बात का खुलासा जब होता है जब इस केस के 4 साल बाद एक चिट्ठी वारन हेस्टिंग ने सर एलिजा इम्फाई को लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि थैंक्स मैं आपका करता हूं कि आपने मेरे ऊपर से वो आरोप भ्रष्टाचार के हटवाने में मदद की और एक करप्ट आदमी राजा नंद कुमार को मेरी मर्जी से आपने उसके खिलाफ ट्रायल चलाया, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर भी आपने उसका ट्रायल चलाया और उसको सज़ा दी, तो मैं इस बात का जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। तो 4 साल बाद ये चिट्ठी जब उन्होंने लिखी एलिजा इम्फाई को, तो इससे क्लियर हो गया कि एक षड्यंत्र था, ये पॉलिटिकल मर्डर था। तो इसी के साथ राजा नंद कुमार का केस यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया मेरे को सुनने के लिए, और आगे भी हम इस तरह से केसेस को कवर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी सब्सक्राइब करा दें कि सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, कमेंट करने से हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने और भी नई तरह की वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।